नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी तो इसकी लड़ाई भ्रष्टाचार पर आई। जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की घड़ी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरे हुए है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बताया। उन्होंने कांग्रेस के समय हुए घोटाले भी गिनाए। इधर नड्डा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी बीजेपी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, और क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस पर फिर भारी पड़ सकता है? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस में 14 की गूंज, जनता किसे करेगी चूज। 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 के मुद्दे भी गूंज रहे हैं और इनमें से एक मुद्दा है भ्रष्टाचार। बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी हर रैली में भ्रष्टाचार का जिक्र कर कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरने में लगे हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में चावल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड घोटाला, 2G, 3G का घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने न अंतरिक्ष छोड़ा, न धरती और न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में घोटाला किया। और INDIA गठबंधन में सभी भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो गए। इसके आधे नेता बेल पर हैं या जेल में हैं। ये जो इंडी अलायंस है, ये जो गठबंधन है, ये दो बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये सब कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। आप बताइए, कांग्रेस के जमाने में पनडुब्बी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के जमाने में हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? 2G, 3G का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कांग्रेस ने न अंतरिक्ष छोड़ा, न वायु छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा। तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया, तीनों लोक में भ्रष्टाचार। ये आधे लीडर या तो बेल पर हैं या जेल में। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमलावर दिखे थे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, उस पर कांग्रेस भी हमलावर है। वो ED, IT को बीजेपी की एजेंसियां बता रही है। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर उसने बीजेपी पर पलटवार किया है। जेपी नड्डा जी का अध्ययन कम है, उनको जानकारी नहीं कि जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की बात तो पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा भ्रष्टाचार का। चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे माल्या हो, और भी कई सारे जो लोग भागे हैं, तो सबको मालूम है। और नड्डा साहब हैं जो खुद 10 साल से सत्ता में, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार 20 साल से, आज भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। ये बताता है कि सिर्फ उनकी राजनीतिक हताशा और कुंठा है, कुछ नहीं। याद हो तो 2014 के चुनाव में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। उस समय 2G, 3G जैसे घोटाले खूब चर्चा में थे। लिहाजा बीजेपी को इसका फायदा मिला और वो सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो पाई। इसके बाद 2019 में भी बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने में इन मुद्दों की अहम भूमिका रही। और अब बीजेपी फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि इस बार ये मुद्दा कितना उसके लिए फायदेमंद होगा, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और 24 के लोकसभा में वैसे ही दिख रहा है जैसा 2003 में बंटाधार थे, फिर हमने उसके बाद के 8 में 13, 18 और 23 तक वही चलता रहा, और वही मुद्दा बीजेपी के सामने कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी उठा रही है। तो मध्य प्रदेश में ये कोई छाप छोड़ पाएगा चुनावों में? देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो जीवंत मुद्दा है। और आप एक बात की कल्पना करिए कि जब केजरीवाल जेल में हैं, बहुत लोग बेल पर हैं, तो इस मुद्दे को ठंडा करने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि यदि किसी मुख्यमंत्री जैसे स्तर के व्यक्ति को बड़े घोटाले में जेल भेजा गया है, तो इसका मुद्दा न बनेगा, इसकी संभावना तो फिर हमें नहीं देखना चाहिए।
जी। लेकिन इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये एक हमारा महत्वपूर्ण डिस्कस का बिंदु हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि भ्रष्टाचार जो है वो आदमी को प्रभावित करता है, क्योंकि मैं छोटे से काम कराने के लिए जाऊं और उसमें कि भ्रष्टाचार का मामला हो जाए या लेन देन की बातें होने लग जाए तो मुझे मेरे मन में पीड़ा होती है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे ये भी मालूम है कि ये तो एक सरलता वाला काम हो गया कि भैया जल्दी से अपना काम कराना है तो कुछ ले दे के नक्की कर लो। और भ्रष्ट लोगों का आचरण इतना नीचे गिर गया है कि अभी हम एक खबर पढ़ रहे थे कि आज जो लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है उसके अंदर अनाथ बच्चों से ही पैसे ले लिए उन्होंने। तो आप कल्पना करिए कि इस भ्रष्टाचार के बारे में केवल भाषण से काम नहीं चलने वाला, एक्शन से काम चलने वाला है। और जिस देखिए तरह ये का तो राज्य सरकार का विषय हो गया ना फिर। मैं सभी कोई सरकारें कोई हो, सरकार की तासीर ही यही होती है, सरकार कोई हो, नेता ईमानदार हो सकता है, अफसर ईमानदार हो सकता है, लेकिन व्यवस्था ईमानदार नहीं हुई है अभी। ये बातें सबको मानना पड़ेंगी, क्योंकि व्यवस्था को जब तक आप ठीक नहीं करोगे, आपका इकबाल बुलंद होगा, व्यवस्था सुधरेगी। इकबाल को बुलंद करिए। हालांकि अभी हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का कठोर रुख दिखाया है हर मामले में, क्योंकि उनको एक तो 3 महीने ही हुए हैं और 3 महीने में जिस तरीके से उन्होंने अपनी नेटवर्किंग की है, अपने लोग जो अधिकारी और इनको निर्देशित किया है, दंडात्मक कार्रवाई की है, एक संदेश गया है कि मोहन यादव जी इस मामले में जीरो टॉलरेंस की पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आएंगे, विपक्ष जो है वो इन पर भी आरोप लगाएगा और आरोप लगाने के अवसर तो कोई भी बड़ा नेता दे देता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि भ्रष्टाचार जो है वो इस समय राजनीति को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मोदी की 2 थीम है, बहुत स्पष्ट है। उस थीम के अंदर विपक्ष घूम रहा है, एक परिवार और दूसरा जो है भ्रष्टाचार। परिवार के मामले में उसी समय से हमें समझ लेना चाहिए था जब भाइयों और बहनों कहते कहते मोदी जी ने ये कहना शुरू किया कि मेरे परिवारजनों। इसका मतलब ही ये था कि ये पॉलिटिक्स देश भर में आने वाले चुनाव के लिए परिवार की स्थिति की बनेगी। ये मौका तो लालू यादव ने मुहैया करा दिया था ना रैली में। आप मैं यही कहना चाह रहा था, आपको मैं साधुवाद देता हूं और आपकी प्रखरता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वो कहने का मौका दे दिया, क्योंकि लालू यादव काम किसके लिए कर रहे हैं ये समझने का सवाल, ये बड़ा सवाल है कि भाई आप जो है नरेंद्र मोदी को, अब हम कल तक जो है मणिशंकर अय्यर और इनकी आलोचना करते थे कि ये देखिए आप ये मौका उपलब्ध करा देते हो नरेंद्र मोदी को, अब की बार तो लालू यादव ने करा दिया। अब ये अलग बात है कि लालू यादव का मामला जो भ्रष्टाचार का चल रहा है उनसे बचने का रास्ता यही था कि मोदी के लिए सहूलियत पैदा कर दो। पर दूसरा एक सबसे बड़ा मामला ये नहीं, उसी में उनकी बेटी एक कदम और आगे बढ़ गई है, मीसा भारती। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो हम जेल में डाल देंगे मोदी और बाकी लोगों को। मुझे एक बात कह लेने देना जी। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो ये है कि उन्होंने ये पहले दिन से ये कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी थी कि जो राजनेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है, उनके मंत्रिमंडल के लोगों में हो रहा है। ये एक बड़ा जो है मुहिम पूरे 5 साल चली है, इसलिए ये मुद्दा भ्रष्टाचार का बनना था। लेकिन मैं विश्वास के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं, कहना भी चाहिए, हम सभी पत्रकारों को ये बात कहना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार करने वाले भाजपा में भी हैं उनके खिलाफ भी ऐसे ही एक्शन लेने का हिम्मत मोदी जी दिखाएं तो ये समझ में आएगा कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस केवल विपक्ष के लिए नहीं होना चाहिए, उन लोगों के लिए, मैं मीडिया के लिए भी कहता हूं कि जो मीडिया के लोग दलाली कर रहे हैं दिल्ली और अन्य स्थानों पर बैठ करके, बड़े बड़े स्थानों पर बैठ, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। न्यायपालिका पर भी एक्शन होना चाहिए, उनकी आंखों के सामने जो पैसा लिया जाता है और न्यायपालिका के, तो हम तो सीधी बात कर रहे हैं ना कि करप्शन पर होना चाहिए, वो ये नहीं देखना चाहिए कि जिसका भी हो। बिल्कुल। तो प्रभु जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें कि हमने देखा था पिछली बार जब कमलनाथ सरकार थी उसके बाद जिस प्रकार के इनकम टैक्स के छापे पड़े, करोड़ों के लेन देन की बातें आई, कई सारे आईपीएस अफसरों के नाम आए, लेकिन उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कहा गया कि चुनाव आयोग एक्शन लेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो जब अगर मध्य प्रदेश में आप करप्शन की बात करते हैं तो पब्लिक के दिमाग में सहज रूप से आएगा ना कि जो पिछली सरकार ने किया या जो अफसर जिन समय उनके नाम आए तो वो अब भी नौकरी कर रहे हैं, कुछ रिटायर हो गए, उन पर कोई नहीं एक्शन हुआ। देखिए मनोज जी, नेता नाम का जो प्राणी है उसकी ये मान्यता है कि जो मतदाता है वो बहुत जल्दी भूल जाता है, पुरानी चीज़ें उसको याद नहीं रहती हैं। पिछले पे आपने क्या काम किए थे या पिछले वो, तो उसको बार बार याद दिलाना या उसके दिमाग में एक नई चीज़ को फिट करना, वो उनकी कोशिश बराबर होती है। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश की धरती पर, सुरेश शर्मा जी भी जानते हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर अभी जो है पिछली सरकार ने पटवारी भर्ती का मामला
उनको जो है इसलिए रोक लिया था क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बिल्कुल, एक ही कॉलेज से सारे टॉपर एक ही निकले। कॉलेज से सारे पास हुए, टॉपर निकले। सरकार नहीं रोका, उसी राज्य में जिस राज्य में व्यापम को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप पर वो सब चला हो, जिस राज्य में भर्तियों के मामले, चाहे पीएससी का मामला हो या जो भी मामले हो, सारी चीज़ों पर सवाल उठते रहे हों, वहाँ पर आप आकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर ये दुहाई दे रहे हैं। अपना गिनाइए ना फिर साथ में, जो सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं कि आपको एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपको ये तस्वीर का एक रुख ही क्यों दिखाते हैं, आप दूसरा रुख भी दिखाइए, फिर आप उन पर कार्रवाई कीजिए। और दूसरा, एक जो बीजेपी पर जो आरोप लग रहा है, आप ठीक है भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन जो आपके दल में आ गया है उसकी जांच क्यों बंद हो जाती है, जांच क्यों ठंडी पड़ जाती है, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। जो भ्रष्ट है, चाहे वो किसी भी दल में, उसके खिलाफ कार्रवाई करके आप उदाहरण तो पेश कीजिए। यदि उदाहरण पेश नहीं करना है, सिर्फ चुनाव के वक्त पर वो बातें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उतना असर नहीं करेगा। वो जो 2014 का मामला कुछ अलग सा मामला था, उस समय एक अलग लहर चल रही थी, तरह तरह के भ्रष्टाचार को लेकर जो इस तरीके के आरोप लगाए गए, इतने जीरो लगाए जाते थे कि लोग गिन नहीं पाते थे खबरों में। तो निश्चित तौर पर एक माहौल ऐसा बन गया था कि उस समय लगा कि ये मामला जरूर मुद्दा हो सकता है। हमने 2003 में देखा, 2003 में मध्य प्रदेश में ही बीजेपी ने सरकार बनाई थी, विकास ना होने को लेकर, बिजली, सड़क, पानी, विकासा नाम दिया था, ये मध्य प्रदेश से गायब है। इसको लेकर हमने सरकार बनाई थी बीजेपी ने। सुरेश शर्मा जी जो पूरा प्रदेश घूमे थे उस दौरान, आपको अच्छे से याद होगा क्या बुरी हालत थी मध्य प्रदेश की। बिजली नहीं आती थी, सड़कें खराब थी, कमर में दर्द हो जाता होगा, आप भी गाड़ी में चल रहे थे उस दौर में। तो निश्चित तौर पर, लेकिन विकास कर दिया है हमने, उसको लेकर आप यदि जाएंगे तो वो उतना रिस्पांस नहीं मिलेगा जितना विकास ना होने को लेकर रिस्पांस मिलता है। क्योंकि व्यक्ति की एक जो है निश्चित तौर पर एक उसका, क्योंकि पूरी एक पीढ़ी निकल गई ना, 23 के बाद पीढ़ी निकलने के बाद ये है कि आप किसी के मोहल्ले के सामने नाली बनवा दीजिए, नाली खराब हो, कहे आपसे चुनाव में गए, आप कहे कि नाली खराब, नाली बनवा दीजिए, आपने नाली बनवा दी। आप फिर गए कि भैया हमने नाली बनवा दी, देखो खुश हो ना आप, बोले नहीं साहब इस सड़क में गड्ढा हो गया है, वो सड़क का गड्ढा आप ठीक करा दीजिए, वो कहेगा स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, कम रोशनी दे रही है, वो करा दीजिए, वो कहेगा नाली का ढाल सही नहीं है। तो व्यक्ति की जो अपेक्षा अभिलाषा है जनप्रतिनिधि से, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर उसको विकास करके हमको पूरा वोट मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, विकास के मुद्दे तो गिनाता है, लेकिन इसके साथ उन शब्दों का, वो शब्दों की वो बाजीगरी की जाती है जो जनता के दिमाग में बस जाए। विपक्ष को लेकर भी वो ताने मारे जाते हैं, भ्रष्टाचार गिनाया जा रहा है तो विपक्ष का ही गिनाया जा रहा है, उनका नहीं गिनाया जा रहा है जिनके नाम विपक्ष लेता है। तो समाहित किया जाए उस चीज़ों को, तो शायद कुछ समाधान निकले। और बिल्कुल निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, निचले स्तर का कर्मचारी हो या उच्च स्तर कर्मचारी हो, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार की गंगा ये ऊपर से नीचे प्रवाहित होती है, न कि नीचे से ऊपर जाती है। ऊपर वाला यदि कुछ करेगा तो नीचे वाला भी आगे बढ़ चढ़ कर करेगा। यदि ऊपर वाला ईमानदारी का व्यवहार करेगा तो नीचे वाले की हिम्मत नहीं है कि वो कर पाए, क्योंकि उसका बॉस ही नहीं कर पा रहा तो वो क्यों कर पाएगा, वो क्यों करेगा। तो निश्चित तौर पर इस पर जो है ये एक तरफा बातें ना होनी चाहिए चुनाव में, केवल वोट पाने के लिए ना बोला जाए। और यदि आप वादा कर रहे हैं चुनाव में, तो निश्चित तौर पर उस चुनाव के बाद उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। तो बिल्कुल ब्रजेश जी, घोटाले हुए हैं, सबने देखे हैं, कार्रवाइयाँ भी हुई है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम, आप मैकेनिज्म तो बनाइए। मान लीजिए पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर लीक ना हो उसकी तैयारी कीजिए। केवल ये ना हो कि आपने गिरफ्तार कर लिया, साहब जेल भेज दिया, हमने रासुका लगा दी, उसका मकान गिरा दिया है। तो एक सिस्टम भी तो सरकार को बनाना पड़ेगा। और अगर आप लंबे चौड़े घोटाले गिना रहे हैं, उसमें हमने देखा कई सारे कि कॉमनवेल्थ में सुरेश कलमाड़ी से लेके अगस्ता वेस्टलैंड में हमने देखे कई सारे लोग जेल में गए हैं। तो सवाल ये है कि 10 साल में जो सिस्टम बनाया उसकी बात हो रही है, लेकिन उसमें भी आरोप लग रहे हैं कि आप एक ही पक्ष को देख रहे हैं, जो आपके साथ जा रहा है आप उसको छोड़ रहे हैं। तो एक सिस्टम भी तो आपको बनाना पड़ेगा कि अगर आप करप्शन हुआ है तो वो क्यों हुआ ये आपको पता है, और वो कैसे रुकेगा ये भी आपको पता है। तो निश्चित तौर पर मनोज जी, जब कोई मामला सामने आता है, यदि हम व्यापम का ही उदाहरण लें कि किस तरह से गड़बड़ियाँ हुई थी, तो सिस्टम भी बदला है सरकार ने। सिस्टम बदलते हैं, जब आप कोई काम करते हैं उसमें खामियां आती है तो उसमें सुधार भी किया जाता है। लेकिन रही बात, कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, बात उठ रही है बार बार कि बीजेपी अपने नेताओं को क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आप देखिए कि जब कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस तो करती नहीं थी ना कार्रवाई, हमाम में सब नंगे, उन्होंने क्या कार्रवाई नहीं की, खामियाजा भुगता, इसीलिए सरकार देखिए ना, मायावती पे कार्रवाई की, लालू यादव पे कार्रवाई की, ये सिर्फ कार्रवाइयाँ करी दिखाने के लिए। और यूपीए सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार का
मुद्दा उठा था वो उस समय इतना प्रभावी हुआ इसलिए क्योंकि जिस तेजी से उठाया था, जो विपक्षी दल था उसने उसका एक पार्टी उससे खड़ी हो गई। आप देख लिया आम आदमी पार्टी, और भ्रष्टाचार से ही जन्म हुआ है ना उसका, लेकिन वो खुद घिरी हुई है भ्रष्टाचार के मामले में। तो राजनीति में एकदम शुद्धता आ जाएगी। ये तो निसंदेह तब हो पाएगा कि जब तमाम संस्थाएं एक जैसे शुद्धिकरण पे हो जाएं, तो रामराज आ जाए, मुझे लगता है ऐसा तब होगा, तब कहीं जाके हो पाएगा कि तमाम संस्थाएं। आज की बात में हम चुनाव की बात कर लें, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, सीमा कितनी निर्धारित किया आपने, तमाम तरह के लूप होल छोड़ देते हैं आप। तो जब संस्थाएं हैं, क्या राजनीति में पहले तो कहा जाता था, राजीव गांधी कहते थे 1 रुपये बेचते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, कम से कम कुछ परिस्थितियां तो बदली हैं। तो जो भ्रष्टाचार की जो एक समय वो ठीक कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार में कुछ कमी कह सकते हैं कि ऊपर से जो कह रहे थे अभी शर्मा जी कि ठीक किया जा सकता है, प्रभु जी कह रहे थे, तो ऊपर से ठीक करने की कुछ पहल तो हो रही है। पहले तो नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती थी, आप देखिए अब लगातार कार्रवाइयां तो हो रही हैं। तो किसने मना किया? सत्ता परिवर्तन होगा तो आप कार्रवाई कर देना। एक डर तो हुआ है, डर हुआ ना, पैदा किया है आपने डर कि भाई कार्रवाई हो रही है। और जो लगातार सत्ता में रहे हैं तो भ्रष्टाचार तो उन्होंने ही किया होगा, जो विपक्ष में रह के क्या भ्रष्टाचार कर लेगा। आज वो देख लीजिए, कह रहे हैं तो तरीका भी तो सामने है ना कि तुरंत दल बदल कर लेंगे ना। दल बदल करने के बाद केस खत्म नहीं हुए मनोज जी। आप देखिए कि लालू यादव ने समर्थन दिया कांग्रेस को, मायावती ने समर्थन दिया, मुलायम सिंह ने समर्थन दिए, तमाम तरह के ये सब उसी हथकंडे में आए थे ना। लेकिन ये बच गए क्या? ये आज की तारीख में कुछ तो जेल हैं। हम देखते हैं कोर्ट का क्या कहना रहता है, कानून का क्या कहना। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग, कोर्ट का अजीत पवार है, बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बच ही गए। समय आएगा ना, एक साथ तो सबको धो नहीं दोगे ना आप, तब तो आप उस पावर में तो आओ। आज की तारीख में अपने में ही कार्रवाई करने लगोगे तो सारे इकट्ठे उधर हो जाएंगे, या विपक्ष उनको लेगा नहीं क्या? आप ये बताइए। तो अपनी पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा? अपनी सरकार गवा के कौन वहां पे कहेगा कि हम साहब शुद्धिकरण करने जा रहे हैं? तो पहले आपको वो ताकत तो हासिल करना पड़ेगी, तब शुद्धिकरण होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी वालों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक साथ सब पे कार्रवाई करोगे, सबको दुश्मन बना लोगे सबको, तो फिर सत्ता में कैसे रहोगे? सत्ता तो प्रमुखता है ना, जिससे आप लोगों का भला कर सकते हो, जिससे आप जनता का भला कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कि एक साथ नहीं होना चाहिए कि आपने चले लंका जला के आ गए, तो लंका जला दी तो आपका घर भी तो उसी में रहेगा ना, वो भी जल जाएगा। तो कम से कम एक प्रक्रिया तो शुरू हुई है, करना रहे पूछ तो जलेगी। लेकिन शर्मा जी केवल इतने वर्ष से काम हो जाएगा जो ब्रजेश कह रहे हैं कि एक साथ नहीं, तो या तो आप फिर एक साथ सारे जब आप तीनों लोग के घोटाले गिना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की चुप्पी है, क्योंकि नए वो कभी संविधान की बात करने लगते हैं, लोकतंत्र की बात करने लगते हैं, इस मुद्दे पर वो बात ही नहीं करते हैं। देखिए मनोज जी, इस सारे मामले में एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसकी तरफ हम सबको ध्यान देना चाहिए, और वो ये है कि जन प्रतिक्रिया किस बात पर हो रही है। क्योंकि जन प्रतिक्रिया इस बात पर हो रही है कि केजरीवाल जेल गया है, क्योंकि वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहा था। जन प्रतिक्रिया इस बात पर नहीं हो रही कि अजीत पवार जो है वो बहुत भ्रष्ट था और उसके ऊपर इतना केस था। ये तो रोज उठा रहे हैं, फिर नेगेटिविटी क्यों नहीं बन रही? मेन राजनीति का मुद्दा ये होता है कि जनता में, जिसके समय, चुनाव के समय की बात कर रहा हूं मैं, जनता में लहर किस तरह से बने, लोगों की प्रतिक्रिया किस प्रकार से आए, ये रहता है। प्रभु जी को अच्छे से याद होगा, आप दोनों भी सीनियर हैं, आपको भी याद होगा कि व्यापम की हम चर्चा कर रहे थे, तो व्यापम आखिर शुरू कहां से हुआ था? प्रभु जी याद करिए, वो विधानसभा में एप्रिन पहन करके गए थे और ये कहा था कि मैं व्यापम का डॉक्टर हूं। अब बताइए, उसके बाद वो व्यापम का डॉक्टर कहीं आया आपकी चर्चा में? नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका उत्तर सुनिए, आप सब लोग भौचक्क रह जाएंगे जी। क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो व्यापम के साथ तालमेल था, वह दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय से शुरू हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारे एजेंट दिग्विजय सिंह के थे, पर उस समय बने हुए लोगों ने व्यापम में इंजीनियरिंग और मेडिकल का मामला किया। जब ये मुद्दा उठ रहा था तो दिग्विजय सिंह जी कृषि मामले को लेकर के गुना में अनशन पर बैठ गए थे 10 दिन के। आप उसको समझिए बात को जी। लेकिन जो पर्चियों पर नौकरी जिनकी लगती थी, सूचना के अधिकार के तहत, जब ये मामला आया व्यापम वाला कि सूचना के अधिकार के तहत पूछा जाने लगा कि प्रभु जी ने सुरेश शर्मा को नौकरी क्यों दे दी, तो किसकी नौकरी देना थी? मास्टर की, पटवारी की, छोटी छोटी नौकरियां जो पर्चियों पे दी जाती थी। जब एक सिस्टम डेवलप किया गया तो उनकी परीक्षाएं जो है इस समय लेने लगे। आप इस शब्द को गौर करिए कि ये सिस्टम डेवलप हुआ शिवराज जी के कार्यकाल में।
तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि वो उस समय जो ब्रोकर दलाल उत्पन्न हुए थे, डॉक्टर और इनके, आप डीमेट को समझिए ना, ये सारे जो लोग हुए थे ये दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुए, बाद में हुए सारे शिवराज जी के कार्यकाल में। तो इसमें स्वाभाविक रूप से लाभान्वित होने वाले लोगों में वो हो सकते हैं जिनका केवल मुद्दा आज ये दो ही चीजों का क्यों उठता है, पटवारी का, मास्टर का, इन स्कूल के टीचर्स का क्यों उठता है? इसलिए उठता है क्योंकि जो ही आपने डॉक्टरी का उठाया उसी समय दिग्विजय सिंह जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके कार्यकाल की बात है। एक मुद्दा और उठ रहा है पीएससी का। मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता बार बार कह रहे हैं कि जो वो पढ़ते थे तो उनको जो है पीएससी के चेयरमैन ने ऑफर किया था कि तुम परीक्षा दे लो, मैं तुमको डिप्टी कलेक्टर बना दूंगा। अब मैं बता रहा हूँ प्रभु जी, यही सारी बातें। इसलिए जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इनका जो एंगल आ रहा है वो एंगल किस पर सटीक बैठता है। अब सीनियर जर्नलिस्ट है आप तीनों के तीनों, आप बहुत अनुभवी हैं। आप एक बात बताइए कि एक आदमी है, आरोप लगाता है जैसे नड्डा जी, और ये कहते हैं देखो नभ में भी कर लिया, जल में भी कर लिया, वायु में भी कर लिया, सब जगह कर लिया। आप उसको सीरियसली कितना लेते हैं ये आप अपने मन में सोच लीजिए, मुझे मत बताइए। और फिर यही बात कमलनाथ जी कहें कि भ्रष्टाचार कर रही है भाजपा वाले भ्रष्टाचार, तो क्या सोचोगे आप? ये यार बताइए, सो चूहे खा करके आज करने जा रही है। ये मानसिकता डेवलप होती है क्योंकि आपने किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में पॉलिटिक्स की है जी। आज तो किस प्रभु प्रकार जी, की है। इसी मानसिकता का फायदा नेता भी उठा रहे हैं कि उनको लगता है कि एक इसका बोल दो, वो सोचेगा उसका बोल दो, और दोनों के में आदमी कंफ्यूजन हो जाए कि किसका बड़ा है किसका छोटा है। देखिए मनोज जी, अभी जो सबसे बड़ा उदाहरण यदि इस पूरे मामले का यदि जो है विचारणीय, वो है केजरीवाल का नाम, जो ईमानदारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जो सरकार में आए, वो भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए हैं। इसलिए बड़ी चर्चा निश्चित तौर पर इस बात को लेकर है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए थे, व्यवस्था को सुधारने के लिए आए थे। जब आप व्यवस्था को सुधारने आए थे, आप खुद ही सुधर के या बिगड़ के उसी व्यवस्था का अंग बन गए, तो इसलिए आपको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और बाकी के जितने नेता हैं वो व्यवस्था को सुधारने की बात केवल चुनाव के मौके पर करते हैं, जनता के मंच पर करते हैं, और 15 दिन बाद भूल जाते हैं। चुनाव सुधारने का फिर भी नहीं करते, वो तो हाँ, केवल सुधारने इंगित का करते हैं कि ये हो रहा है। आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति दूसरे पर उंगली उठाएगा तो उसको अपने आचरण की शुद्धता भी देखनी पड़ती कि मेरे पर कोई वही आरोप मुझ पर ना लगे। तमाम तरह के उदाहरण हैं। सरकार ने निश्चित तौर पर पारदर्शिता जो है इस 10 साल के कार्यकाल में खासी बढ़ी है। डीबीटी लागू की गई है, बीच की जो पूरी चेन खत्म कर दी गई है। डिजिटल लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि के पैसे जा रहे हैं, राशन कार्ड थंब इम्प्रेशन से आदमी दे रहा है, बायोमेट्रिक लग रहे हैं तो उसकी जो चोरी रुक रही है। लेकिन अब इसके साथ एक चीज़ और देखिए, इस पूरी व्यवस्था में व्यवस्था की खामी है, इसको दूर करना चाहिए सरकार को, कि राशन तो उठा रहा है वो आदमी, क्योंकि उसको 5 किलो प्रति व्यक्ति केंद्र सरकार का फ्री राशन मिल रहा है 5 साल के लिए, और प्रदेश सरकार भी फ्री दे रही है। वो राशन 1 तारीख को उठाता है तो 5 तारीख को उसके घर के दरवाजे पे ऑटो आ जाता है, वो राशन सस्ते में वो खुद बेच देता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। तो ये जो व्यवस्था में ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सिस्टम में है, इसको पूरी चेन को ख़त्म करना चाहिए। अभी वेयर हाउस में जो अनाज रखने का मामला चर्चा में है, कहीं ना वो भी इसी बात को लेकर है। तो ये आपको यदि चूंकि सुधार बहुत हो रहा है सिस्टम में, आज डिजी लॉकर के जरिए आप दस्तावेज ले रहे हैं, आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, कोई इसमें जो है फर्जीपन ना कर पाए। रोकने की कोशिश हो रही है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो उसको और सख्त करने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि आपके आचरण जैसा आप आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं, वैसे लोग यदि आपके साथ मंच पर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आप पर भी वो उस मुद्दे का वो असर नहीं होगा जो आप कहना चाह रहे हैं, वो आवाज़ उतनी दमदारी से नहीं जाएगी। एक उदाहरण देता हूँ जी। सबको याद होगा वो लखीमपुरी खीरी में जो कांड हुआ था, अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री रहे, काफ़ी बवाल मचा, उनका बेटा जेल गया, सब कुछ हुआ, गाड़ी चला दी थी, आज भी वहीं उसी पद पर है। उम्मीद कीजिए यदि किसी और पार्टी की सरकार होती, विपक्ष की सरकार में कहीं पर ऐसा कोई मंत्री कर देता, उसका परिवर्जन कर देता, तो क्या उस पद पर रह पाता? तो यहाँ पर आचरण की शुद्धता की बहुत जरूरी है कि आप जब किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो आप अपना घर को भी सुधार के दिखाइए। तो ब्रजेश जी, शायद ये हो गया सरकारों को कि हमने फ्रीज में उनको राशन दे दिया है, शौचालय कमरा दे दिया है, तो बाकी सब हो गया। जी एक बिंदु जरूर विचार करने का है कि हरदा में एक बड़ा कांड हुआ पटाखा वाला। जी, मुझे जानकारी, हालांकि मैं ये सूचना के रूप में दे रहा हूँ, खबर पूरी नहीं है, कि जिस व्यक्ति ने जांच पड़ताल की थी श्रम विभाग वाले, उसको निलंबित किया गया था। मुझे किसी ने फोन करा कि उसकी पत्नी को ही उसके स्थान पर बैठा दिया। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा कि दोष उनका है तो परिवार क्यों भुगते, ये भी हो सकता है ना। नहीं तो ये भी तो परिवार की मतलब व्यवस्था की खामी है ना। आप देखिए कि नई योजना सरकार लेकर आती है, आयुष्मान योजना लेकर आए,
तो आपने भी देखे होंगे तमाम हॉस्पिटलों ने किस तरह से फर्जी मरीजों को भर्ती, तो लोगों को भी शुद्ध होना पड़ेगा। आप सरकार से ही उम्मीद करते हो ना, जो लोग जा रहे हैं कि साहब हम बीमार नहीं हो, उनको भर्ती कर लीजिए, 5,000 हमको भी दे देना। तो व्यवस्था में खामी के लिए सिर्फ सरकार ही दोषी थोड़ी नहीं हो सकती, सबको शुद्धिकरण होना पड़ेगा ना, आपको अपने मन से ईमानदार होना पड़ेगा। सब चीजें आप सरकार पे छोड़ दो, बेईमानी के रास्ते नए नए निकाल लोगे तो फिर क्या करेगी सरकार। तो ये ना भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री उसकी सफाई ऊपर के साथ साथ नीचे से भी जरूरी है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया की बात कर ले तो हिंदुस्तान में जो पहला चुनाव हुआ था उसके बाद से लेकर 2024 का जो चुनाव है उसमें हर एक चुनाव में आप देख लीजिए करप्शन एक मुद्दा रहा है। कभी उससे सरकारें बनी भी हैं, कभी सरकारें गिरी भी हैं, लेकिन ना करप्शन रुका है, ना किन्हीं सरकारों ने उसको रोकने का प्रयास किया है। तो वक्त आएगा कि आप केवल जवानी जमा खर्च ना करें, उस पर गंभीरता से विचार करें और उस करप्शन को कैसे रोका जाए और आम आदमी उसमें कैसे अपनी सहभागिता करे, इस पर भी सरकारों को विचार करना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।